हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो बोर्ड का उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर है 2024 का हिंदी का पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पेपर आया है। थोड़ा सा वीडियो लेट हो चुकी है और लेकिन फिर भी चलिए हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से पेपर आया था हिंदी का, ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड अ और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार दीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रश्नों के निर्धारित अंकों के सम्मुख अंकित हैं। हम सभी यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि हमसे कहा गया है कि इस पेपर में दो खंड हैं और वो दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार दीजिए। हमें मतलब वन बाय वन इनके क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। दूसरा पॉइंट कहा गया है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सभी क्वेश्चंस के अंक जो हैं उनके सामने हमें लिखे हुए मिलेंगे कि किस कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है या कितने अंक का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड अ की अगर हम बात करें तो खंड अ में हमसे कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें कोई गद्यांश दिया हुआ है एक। इस गद्यांश के हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उस क्वेश्चंस को हम देखें। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके यहाँ पर। पहला लिखा हुआ है, पद्य और कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए। इस पैराग्राफ से देखकर आपने लिखना है कि पद्य और कविता में अंतर क्या होता है, उसको स्पष्ट करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है, संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है। तीसरा है, कविता के मुख्य गुण क्या हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम ध्यान देंगे, फिर हमारे पास चार पार्ट और हैं इसके। इन चार पार्ट्स में हम देखेंगे। पहला पार्ट दिया हुआ, संस्कृत में कविता को क्या कहा जाता है। और दूसरा, काव्य का शरीर किसे कहा गया है। तीसरा, किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग क्या होता है। चौथा है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। ये कुछ पार्ट्स हैं इस गद्यांश के, आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, जो बच्चे 11th में इस साल जिन्होंने 11वीं की जो परीक्षा दी है उनके लिए भी ये पेपर इम्पोर्टेंट है। वो भी अपने 12th में इस पेपर को देखकर तैयारियां कर सकते हैं किस तरीके से आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। आपने एक निबंध लिखना है 200 शब्दों का। जैसे पहला ऑप्शन देवा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या है। दूसरा है स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य। तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व। चौथा है विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। इन चार में से जिसमें भी आपको ठीक लगे उस विषय पर आपने निबंध लिखना है। सबसे पहला जो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका है कि हम अपने राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से जो हमारे युवा हैं वो किस तरीके से भूमिका अपनी निभा सकते हैं, है ना। चाहे वो श्रमदान करके हो, चाहे वो अपनी शिक्षा के जरिए हो, चाहे वो किसी म्यूज़िक के जरिए हो, किसी अन्य तरीके से हम किस तरीके से अपने राष्ट्र का निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, उसमें निबंध लिखना है। दूसरा है स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य। हम किस तरीके से अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखते हैं, जो हमारे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो किस तरीके से रहता है, कैसे हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनके बारे में हम 2 शब्दों में कम से कम एक निबंध लिखेंगे। तीसरा दिया हुआ जीवन में खेलों का महत्व। ये सभी आप पता है, खेलों के महत्व के बारे में हर कोई बच्चा लिख सकता है ना। चौथा पॉइंट है इसमें विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी क्या भूमिका है विश्व शांति में, कि जो विश्व की शांति के क्षेत्र में वो क्या उसकी जो रोल है वो किस तरीके से है, वो हमें इस विषय पर लिखना है ना। यूएनओ के बारे में अगर किसी बच्चे को नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो इसमें अच्छा करके आ सकता है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें से सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और क्वेश्चन में से सॉल्व करके लिखना है। पहला है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। पीत पत्रकारिता ये आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास, तीनों में से कोई भी एक सॉल्व करके आपको लिखना है। फिर दूसरा है, घटनास्थल से सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। यदि घटनास्थल से अगर डायरेक्ट हम प्रसारण करेंगे किसी चीज़ का तो हमसे क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे, लाइव टेलीकास्ट कहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ कहेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। इसे भी कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास गौ है। गौ ऑप्शन में लिखा है हमारे पास, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी, 30 मई, 14 सितंबर, है ना। इस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास होगा। उसी तरीके से अगला है, रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है।
3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, ये भी आपकी बुक से दिया हुआ क्वेश्चन है, तो आसान है, कर लिया होगा सभी ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का महत्व विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक आलेख आपने लिखना था। अथवा में दिया हुआ है, हर घर नल योजना के परिप्रेक्ष्य में अपने ग्राम सभा मोहल्ले में पेयजल की स्थिति पर लगभग 150 शब्दों में अपने जनप्रतिनिधि के नाम एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए, अगर हम पहले नई शिक्षा नीति की बात करें, NEP 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हमारी मातृभाषा पर जो महत्व है वो कितना जोर दिया गया है, उसमें हमने अपने 150 शब्दों का एक आलेख तैयार करना है ना। यदि आप लोगों ने सभी ने नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा हो तो किस तरीके से नई शिक्षा नीति बनाई गई है, कैसे कैसे उसका फॉर्मूला तैयार किया गया है, और किस तरीके से हमने मातृभाषा का जो महत्व है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है अपनी एजुकेशन में, उसके बारे में हमने एक आलेख लिखना है 150 शब्दों का, और आसान सा है, हर कोई कर लेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा NEP के बारे में। अथवा में दिया गया है, हर घर नल योजना आप सभी को पता है। जितने बच्चे जो ग्राम सभा में रह रहे होंगे या चाहे मोहल्ले में पेयजल के जो मोहल्ले में लोग रह रहे हैं, सभी को पता है कि हर घर नल योजना एक सरकार की योजना है कि हर घर तक नल पहुंचाने की। अधिकतर शहरों में तो हर घर नल योजना है ही, लेकिन कुछ ऐसे हमारे गांव ग्राम होते हैं जहां तक हमारी जो हर घर नल योजना है वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके लिए सरकार ये इस योजना को लेकर आए जिससे कि हर कोई भी पानी से वंचित ना रहे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हमें दिया हुआ है, निम्न काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश आपको दिया गया है, जैसे पहला है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, इसका काव्यांश में से आपने क्वेश्चंस किसी एक पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखे। किसी एक पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर आपने लिखने हैं, है ना। अब क्वेश्चन लिखने, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये दिए गए हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। दो काव्यांश आपको दिए गए हैं, दूसरा काव्यांश है, ये पहले काव्यांश के क्वेश्चन है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है, कवि के जीवन का संसार से किस प्रकार का नाता है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग के लिए फिरने में कवि के भाव को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, उपरोक्त पद्यांश के रचनाकार का नाम लिखिए। या तो आप ये वाला पोर्शन कर लीजिए या उसके नीचे वाला काव्यांश एक दिया हुआ है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है ये, काव्यांश दिया गया है आपको, और अच्छा भी है। और इसके क्वेश्चंस आपके पास हैं, 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, तीनों को आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे पहला है, चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या भाव निहित है, इस कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या प्रतिपादित करते हैं, उपयुक्त काव्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, आसान सा है, सभी उम्मीद करते हैं सभी बच्चे करके आए होंगे जो इस साल पेपर दे रहे हैं। आगे बढ़ें। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्यांश आपको दिया हुआ, इसका भाव आपने स्पष्ट करना है। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत, अस्कही आयसु पाई पद, बंदी चलेहु हनुमंत, भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मनमहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस तरीके से आपको दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा काव्यांश है। इसके भाव सौंदर्य को आपने स्पष्ट करके लिखना है कि क्या इसमें कवि कहना चाह रहा है ना। इस तरीके से करके आए होंगे सभी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तीसरा है, बात और भाषा परस्पर जोड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे स्पष्ट करिए, है ना। ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी 2 आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देन हमें अगेन गद्यांश दिया हुआ है। निम्न गद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्न को उत्तर देने हैं। 2 गद्यांश आपको दिए हुए हैं, दोनों गद्यांश को किसी भी एक गद्यांश को आपने सॉल्व करना है।
जो आपका थोड़ा पढ़ा हुआ आया हो, है ना, जो आपको आसान लगे। पहले गद्यांश के 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। सिरिस तरु की तुलना अवधूत से करना कहाँ तक उचित है? सिरिस की क्या विशेषताएं हैं? तीसरा, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का पाठ व नाम बताइए, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये गद्यांश आपके पास है। दूसरे गद्यांश के भी 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला है, जातिवाद की बुराइयों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। कार्यकुशलता से जातिवाद का क्या संबंध है? तीसरा, उपयुक्त गद्यांश पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? उस पाठ के लेखक का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखेंगे क्या दिया था। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें भी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला लिखा है क्वेश्चन, अगर हम रीड करें, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। बाजार के जादू का आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तीसरा, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का महत्व बताइए। यानी 2 क्वेश्चन में से 2 प्रश्नों में से आपने कोई भी 2 ना 3 में से कोई भी 2 आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में लिखा है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 आपको दिए हुए हैं, 4 में से कोई भी 3 करने हैं। यशोधर बाबू अपने पुराने विचारों के कारण कहाँ तक सहानुभूति के पात्र है? यशोधर बाबू पार्ट से आया हुआ है, बहुत अच्छा पार्ट है। सिल्वर वेडिंग कहानी का सार संक्षिप्त में शब्दों में लिखिए, यदि जिसने पढ़ा हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न कितनों आडंबर विहीन थे, इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। या घ पार्ट आपके पास, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मेरे हिसाब से तो शुरू के 3 बहुत आसान क्वेश्चन हैं, आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, जूझ निम्न मध्यम वर्गीय किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी है, इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। जूझ पार्ट से ये क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है। कम से कम इसको 2 पेज में लगभग कंप्लीट करिएगा, तभी आपको 4 मार्क्स मिल पाएंगे। अथवा सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समस्या सभ्यता थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या इन दोनों में से एक कर सकते हैं, या तो ये वाला कर रही है और या तो ये वाला, है ना। उसके बाद खंड ब की बात करें, आपका संस्कृत जो है 20 सेक्शन संस्कृत का है। उसकी अगर हम बात करें, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। निम्न गद्यांश पठित्वा केवल 3 प्रश्नान् संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मतलब किन्हीं भी 3 इस गद्यांश को पढ़ के आपने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें, ये पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है। गोविंद पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा शिक्षायाः प्रसिद्धे केन्द्र प्रयागनगरे सम्पन्ना अभवत्। प्रयागनगरे सश्रेष्ठ राजनीतिक ज्ञानं सम्पर्के आगच्छत्। ततः एवं तस्य राजनीतिकं जीवनम् आरब्धम्। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते स अधिकतररूपेण जीविकोपार्जनम् आरब्धवान्। ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा कुत्र संपन्न हुआ, बहुत आसान से क्वेश्चन है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा कहाँ संपन्न हुई। दूसरा, प्रयाग नगर स के शाम संपर्क आगच्छत, प्रयाग नगर से प्रयाग से वहां उनका संपर्क कैसा हुआ। तस्य राजनीतिकम जीवनम कुत आरब्धम, उनका राजनीतिक जीवन जो है किस तरीके से आरंभ हुआ। सह अधिवक्तर रूपेण जीविकोपार्जनम गधा आरंभम, और उनका जो जीविकोपार्जन की जो क्या कह सकते हैं उसको हम रूपरेखा है वो किस तरीके से थी, उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, संस्कृत के भी आसान दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं पढ़ लेता हूँ। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा केवल 3 प्रश्नान् संस्कृत भाषाएं पूर्ण वाक्येत। इसमें से भी आपको किन्हीं 4 में से तीनों के उत्तर देने हैं। इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है आपका ये है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्। अम्बोधः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवचः। ये आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ के कोई भी आपको 4 क्वेश्चन में से 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन पहला प्रश्न हमारे पास है, कवि कम संबोधयति अम्बोधः कुत्र सन्ति वृथा के गर्जन्ति। तीसरा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, अम्बोधः वृष्टिभिः किं कुर्वन्ति। आसान सा श्लोक है, अच्छा श्लोक है, उम्मीद करते सभी ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 14 हमारे पास है, निम्न प्रश्नेभ्यः केवलं 4 प्रश्नान् संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्येन उत्तरत्। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मधुप्रियः कः अस्ति अनुजः किं करोति सम
वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम भविष्यन्ति का वृक्ष वेष्टवते केशाम अचेतनयम न विद्यते गांधारी कशी माता आसीत। आसान से क्वेश्चन है ना, कर लिए होंगे सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। निम्न सुशब्द सूचितः त्रीन शब्दानां चित्वा तेषां वाक्य प्रयोगं संस्कृत भाषायां कुरुत। शब्द सूची में से किन्हीं 3 शब्दों का आपने वाक्य प्रयोग करना है। पहला शब्द आपको पादपाह दिया है, न्यायालयः मांस सेवनम गर्जन्ति कनिष्ठः गीतम। पादपाह न्यायालय, न्यायालय की बात करते हैं, मांस सेवनम की बात करते हैं, गर्जन्ति कैसे गरजते हैं, कनिष्ठः छोटा भाई, गीतम की बात करते हैं, गीत की बात करते हैं। आसान से क्वेश्चन है, कर लिए होंगे सभी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है अधोलिखितानां प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत। और ये कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, इन प्रश्नों का निर्देश से, ये जो निर्देश दिए गए हैं इसमें से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क पोर्शन आपके पास है कृषकः हलेन क्षेत्रम कृषति, अत्र हलेन पदे कारक अस्ति। कृषक हलेन क्षेत्रम कृषति, यहाँ हलेन पद में कारक है, क्या कारक है वो आपको लिखना है। ठीक है, कारक आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ख पार्ट की बात करते हैं। यथा स्थान शब्दे क समासः अस्ति, यहाँ कौन सा समास है, इन तीनों में से कोई समास आपको लिखना है। गौ पोर्शन की अगर हम बात करें, गौ पोर्शन में हमारे पास है लभव धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। लव धातु का जो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा रूप है वो हमें लिखना है। घ पार्ट की अगर हम बात करें, घ पार्ट हमें दिया है जगत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने रूप अस्ति। जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा है, इन तीनों में से एक होगा। इस तरीके से अंगों की बात करें, राम सचलती पदे संधि विच्छेद, राम सचलती पद में संधि विच्छेद कौन सा है, इसमें संधि विच्छेद लिखना है। चौपोर्शन कॉपी इति विग्रह संधि अस्ति, कॉपी का संधि अस्ति संधि विग्रह क्या है वो हमें करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है अस्मिन् प्रश्नपत्रे आगतम श्लोकम विहाय कमापि एकैकण्ठः श्लोकम लिखित्वा तस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। कोई एक हिंदी अनुवाद हमें करना है, हिंदी भाषा में हमें एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उस श्लोक का हमें हिंदी में अनुवाद भी करना है, और जो आपको कंठस्थ हो, श्लोक याद हो। लिखा है इस प्रश्न में आए हुए श्लोक से अतिरिक्त कोई एक अन्य कंठस्थ श्लोक लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो कुल इस तरीके से आपका क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड 2024 का ये पेपर आया हुआ है। और जहाँ तक हम बात करें पेपर की, तो बहुत आसान सा पेपर है, कोई इतना टफ पेपर नहीं है। सभी क्वेश्चन करके आए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो 11th के एस्पिरेंट्स हैं, जो 12th में जाने वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए भी एक मॉडल पेपर है कि इस पेपर को अच्छे देखिए किस तरीके से उत्तराखंड बोर्ड का 12th का हिंदी का पेपर आया है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कोई भी परेशानी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से उत्तराखंड बोर्ड का पेपर आता है, सभी देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अनेक अन्य पेपर्स की वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।